स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? आदर्श और नंदिनी सीढ़ियों के बीच में गए जहां पहले उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी थी। आदर्श ने सीढ़ियों की बदलती उड़ान को देखा और देखा कि रास्ता घास फूस से उग आया था। कुछ लताएं रास्ता रोक रही थी। रास्ते में एक सफेद रेखा भी थी जिसका अर्थ था कि यह निषिद्ध क्षेत्र था। जैसे ही आदर्श ने इसे देखा, सफेद रेखा और भी अजीब लग रही थी, जैसे कि यह कोई सील हो जो किसी चीज को अंदर बंद कर रही हो। शायद वह केवल वही था, लेकिन मन चांदनी के नीचे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। क्या यहीं पर आपने लड़की को देखा था? नंदिनी ने पूछा। लेकिन मैंने उसे पहली बार दोपहर में देखा था। वह एक युवा साधु की तलाश में मंदिर गई थी, इसलिए उसने मुझसे बातचीत की क्योंकि मैं साधु से बात कर रहा था, आदर्श ने कहा। मुझे शुरू में लड़की के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। ज्यादातर भिक्षु रात होने से ठीक पहले किसी अनुष्ठान के लिए पहाड़ से नीचे चले गए। उन्होंने हमें बताया कि वे कुछ दिनों में वापस आएंगे, नंदिनी ने कहा। मुझे पता है, वरना मैं उस गंजे गधे से कुछ सवाल पूछ रहा होता जो मेरे जैसे ही लड़की को देख सकता है। मुझे यकीन है कि वह हमें आसानी से सच बता सकता था, आदर्श ने कहा। आदर्श को अभी पता चला कि भिक्षु मंदिर की देखभाल के लिए केवल एक बूढ़े भिक्षु को छोड़कर चले गए थे। बूढ़ा भिक्षु अजीब व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह आहन की स्थिति के बारे में जानता था। वह बड़बड़ाता रहा कि कोई चीज कैसे असंभव है। यह मेरी भी गलती है, आदर्श ने हाँ भरते हुए कहा। ऐसा क्यों? नंदिनी ने पूछा। लड़की ने मेरा नाम पूछा, लेकिन जब मुझे उसके बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो मैंने उसे आहन का नाम बताया और अब आहन ने अपनी आत्मा खो दी है। मेरा मानना है कि लड़की को अपने लक्ष्य का नाम पहले से ही जानने की जरूरत है, आदर्श ने कहा। आदर्श का स्पष्टीकरण सुनने के बाद नंदिनी आश्चर्यचकित रह गई। उसने इसके बारे में पहली बार सुना था। हालांकि स्पष्ट रूप से कहे तो आदर्श बहुत अविश्वसनीय था। लड़की ने उसका नाम पूछा था, फिर भी उसने सीधे चेहरे से तुरंत उसे आहन का नाम बता दिया और अंततः आहन को फंसा लिया। उसका मित्र होना सचमुच एक दुर्भाग्य था। आइए गहराई में चलते हैं। नंदिनी व्यर्थ की अटकलों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह सफेद रेखा के चारों ओर चली और घास फूस से भरे रास्ते पर आगे बढ़ी। आदर्श ने तुरंत उसका पीछा किया। दोनों आगे बढ़े और पहाड़ के दूसरी ओर पहुंच गए। वे अब यहां से शहर नहीं देख सकते थे और यहां तक कि शहर से रोशनी की एक झलक भी नहीं मिल सकती थी। केवल एक चीज बची थी, वह थी ऊपर से मंद चांदनी और दूर शांत समुंदर। रास्ता इतना शांत था कि वे केवल अपने कदमों की ही आवाज सुन सकते थे। आदर्श उस तरह का नहीं था जो चुप रह सकता था, इसलिए वह नंदिनी के पास गया और चिढ़ाया। कहो, अगर हमें रास्ते के अंत में कब्र के पत्थर पर लड़की के चित्र के साथ एक छोटी सी कब्र मिल जाए तो क्या होगा? नंदिनी थोड़ी घूमी, उसकी आंखें झुंझुलाहट से चमक उठी और उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नंदिनी हूं? आदर्श ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास से लड़की की ओर देखा। नंदिनी इतनी आलसी थी कि वह अपना समय बेवकूफ पर बर्बाद नहीं कर सकती थी। वह रास्ते पर आगे बढ़ती रही। जब आदर्श ने उसे डराने की कोशिश की तब भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आदर्श ने आखिरकार अपने विचार एकत्र किए और मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे वहां पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता था कि आप काफी मजाकिया भी है। आदर्श ने कहा। रास्ता यहीं खत्म होता है। नंदिनी अपनी जगह पर रुकी और कही। उसके जूते आखिरी कदम के किनारे पर धीरे से थपथपा रहे थे। आगे का स्थान घास फूस और पीली मिट्टी से ढका हुआ था। आसपास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ना ही ऐसा लग रहा था कि यहां पहले कभी कोई आया हो। अरे, ऐसा लगता है जैसे रास्ता आधा अधूरा ही बना है। किसी तरह उन्होंने इसे कभी खत्म नहीं किया। आदर्श को तब गूंगा महसूस हुआ जब उसकी कल्पना का दृश्य सच नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि लड़की कहां गई। मेरा मानना है कि यहां कुछ भी दिलचस्प नहीं है, नंदिनी ने कहा। लगता है मुझे ऐसा करना होगा। क्या करना है? आंचल, आंचल, क्या तुम मुझे सुन सकती हो?
आंचल, कृपया बाहर आ सकती हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पहाड़ पर आदर्श की आवाज असाधारण रूप से तेज थी। गूंज जंगल के बीच बनी रही। उसकी आवाज सुनकर पहाड़ के नीचे आवारा कुत्ते तुरंत भौंकने लगे। उनकी अंतहीन पुकारे पहाड़ पर गूंज उठी। नंदिनी ने आदर्श की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? सच तो यह था कि उसका बुलाना बिल्कुल बेकार था। कोई विकल्प ना रह जाने पर दोनों ने वापस वही रास्ता अपनाया। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, दूर से एक नरम हवा आई जो पहाड़ पर फूलों और घास को उड़ा ले गई। आदर्श ने एक परिचित खुशबू को तेजी से पकड़ लिया। एक सेकंड रुको, आदर्श ने नंदिनी को बोला। उसने ढलान पर जंगली गुलदाउदी के टुकड़ों पर नजर डाली। अब क्या? नंदिनी ने पूछा। मुझे याद है कि लड़की एक टोकरी पकड़े हुई थी। उसने भिक्षु को बताया कि उसने कुछ जड़ी बूटियां तोड़ ली है जिन्हें चाय में मिलाया जा सकता है। मुझे इसकी गंध याद आ गई। मुझे लगता है कि वह यही खुशबू है जो इन जंगली गुलदाउदी से आती है। आदर्श ने ढलान पर लहलाते जंगली गुलदाउदी के डंठल की ओर इशारा किया। जंगली गुलदाउदी हल्के पीले रंग के थे। वे साधारण किस्म के प्रतीत होते थे, फिर भी उनकी सुगंध साधारण गुलदाउदी के इत्र से भिन्न थी। आदर्श ढलान पर चढ़ गया और जंगली गुलदाउदी के एक छोटे से टुकड़े के पास पहुंचा। वह नीचे झुक गया और फूल को सूंघने लगा। आदर्श नंदिनी से बात करने के लिए मुड़ने ही वाली थी, लेकिन जब उसकी नजर कोने में नंदिनी की पोशाक और पैरों पर पड़ी तो वह रुक गया। यह तो यही होना चाहिए। आदर्श ने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने एक डंठल अपने पास रखने का फैसला किया, भले ही उसे पता नहीं था कि यह उपयोगी होगा। क्या आपको यकीन है यहाँ बहुत सारे फूल हैं? नंदिनी ने कहा। मुझे यकीन है, मेरी नाक है। आदर्श अचानक अपने उत्तर के बीच में रुक गया। नंदिनी की आवाज ढलान के नीचे से आई। भले ही वह उसके पास खड़ी थी, इसका मतलब यह था कि वह कभी भी उसके साथ ढलान पर नहीं आई थी। इस प्रकार पोशाक उसके पास थी। आदर्श डरपोक किस्म का नहीं था। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपना चेहरा अपने पास खड़े व्यक्ति के करीब ले आया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एक मासूम लड़की का खूबसूरत चेहरा उसके करीब खड़ा था। यदि लड़की अचानक 1 मीटर से भी कम दूरी पर नहीं दिखाई देती तो आदर्श भी उसके रूप से चकित हो जाता। सचमुच उसमें एक अनोखा आकर्षण था। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि लड़की का चेहरा अचानक डरावना हो जाएगा या निकट दूरी पर एक डिमन प्राणी की उसकी असली उपस्थिति प्रकट हो जाएगी। फिर भी कुछ समय तक उसे घूरने के बाद भी वो आकर्षक बनी रही। उसकी नाजुक उपस्थिति ने उसे समीक्षा की याद दिला दी, जब वह उदास अभिव्यक्ति के बिना अभी एक कमजोर लड़की थी। आंचल? आदर्श को नाम बोलने में कुछ समय लगा। हम फिर मिले हैं। क्या वह आपकी दोस्त है? वह बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है। क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? आंचल के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। उसकी झुकी हुई आंखें बेहद पवित्र और मासूम लग रही थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, नामों के साथ जहर का परीक्षण। वह उससे फिर से नाम पूछ रही थी। लड़की का सवाल सुनकर आदर्श तुरंत कांप उठा। आदर्श के होठ हल्के से हिले जब उसने उस मासूम हानि रहित लड़की को जवाब देने की कोशिश की तो उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। अंततः कुछ सेकंड के बाद वह जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, उसका नाम काफी मुश्किल है। मुझे डर है कि आपको याद नहीं रहेगा। वैसे मेरा एक दोस्त है जो अचानक बेहोश हो गया है। उसका पूरा शरीर भी अत्यधिक ठंडा हो गया है। चूंकि आप काफी समय से यहाँ हैं, क्या आप इसके पीछे का कारण जानती है? आदर्श ने सीधे तौर पर उस पर आरोप नहीं लगाया। सच तो यह था कि वह अभी भी अनिश्चित था कि आहान के साथ जो हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार थी, भले ही अपराधी थी। आदर्श का मानना था कि अगर वह फिर से सामने आने की हिम्मत करती है तो उसे सीधे उससे अलग होने की जरूरत नहीं है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श अभी भी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि वह उसे कैसे वश में कर सकता है और वह आहन की स्थिति को कैसे हल करेगा। आपका दोस्त कौन सा? आंचल ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा, जैसे उसे इसके बारे में कुछ भी पता न हो। मुझे नहीं लगता कि आप उससे मिले हैं। सुनहरे बाल, वह काफी सुंदर है लेकिन मेरे जितना सुंदर नहीं है। वैसे भी क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? आदर्श मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगा। इस बीच नंदिनी एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ आदर्श को
अकेले में बात करते हुए देख रही थी। सच तो यह था कि जब आदर्श बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मंत्रमुग्ध हो गया हो, जैसे वास्तव में उसके सामने कोई हो। हालांकि नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। भले ही उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, फिर भी वह चीजों को स्वयं समझने की आदी थी। यदि वह इसे स्वयं समझ लेती तो प्रश्न पूछना जरूरी नहीं था, लेकिन जब वह स्वयं इसे समझने में विफल रही तब भी उसने प्रश्न पूछने की जहमत नहीं उठाई। यह स्पष्ट था कि आदर्श उस अदृश्य लड़की से टकरा गया था जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। वह फिलहाल लड़की से बातचीत कर रहा था और आदर्श की प्रतिक्रिया से वह अनुमान लगा पा रही थी कि लड़की क्या कह रही है। वह एकमात्र व्यक्ति क्यों है जो लड़की को देख सकता है? यही सबसे बड़ा संदेह था जिसने नंदिनी को सबसे अधिक परेशान किया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, हो सकता है कि आपके दोस्त को कोई अजीब बीमारी हो गई हो। मैंने सुना है कि पहले किसी और को भी यही बीमारी हो चुकी है और कोई भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है, आंचल ने धीरे से कहा। आदर्श ने बेबसी से उसकी ओर देखा। उसकी मासूम अभिव्यक्ति को उसकी हानिकारक सोल ईटर की कल्पना से जोड़ना मुश्किल था। मैं आपके प्रति ईमानदार रहूंगा। मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था। मेरा नाम आहान नहीं है, यह मेरे दोस्त का नाम है जो बेहोश हो गया था। मैंने यहाँ एक 100 लीटर के बारे में अफवाहें सुनी हैं और ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ने अपना नाम बताने के कुछ समय बाद ही अपनी आत्मा खो दी है। आदर्श ने आगे जांच की जब उसने देखा कि लड़की अभी भी निर्दोष होने का नाटक कर रही थी। आंचल को तुरंत एहसास हुआ कि आदर्श क्या संकेत कर रहा था। उसने भुएं चढ़ा ली और जटिल भाव से आदर्श की ओर देखा। क्या आप कह रहे हो कि मेरा इससे कुछ लेना देना है? आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दोस्त को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। आंचल ने ढलान से नीचे नंदिनी पर नजर डाली और आत्म मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या यही कारण है कि आप मुझे उसका नाम बताने को तैयार नहीं हैं? ठीक है। आदर्श के पास शब्द नहीं बचे थे। लड़की के चेहरे पर परेशान भाव आदर्श को आश्वस्त कर रहा था कि वह अपराधी नहीं है। फिर भी उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि वह किसी तरह इससे रिलेटेड थी। क्या वह मंदिर में घूम रही भूत की तरह थी? तुमने शुरू में मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी, इसलिए तुमने मुझे एक नकली नाम दिया। क्या यह सही है? आंचल ने कहा, मानो उसकी भावनाएं को आहत हो गई हो। नहीं, आदर्श ने जवाब दिया। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी, इसलिए तुम मुझे उसका नाम बताने को तैयार नहीं हो, ठीक है? आंचल ने कहा। यह बात नहीं है, आदर्श ने सिर हिलाया और सख्ती से कहा। सबसे पहले आपके बारे में कुछ अजीब है। मैंने आपको अपने मित्र का नाम इसलिए दिया क्योंकि मैंने मान लिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे लगा कि आप शुरू से ही खतरनाक है तो मैं आपको इसके बजाय अपना नाम दूंगा। मैं उन दोनों लोगों में से नहीं हूं जो अपने दोस्त को खतरे में डाल दूं। आदर्श का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आंचल की आंखों में चोट की झलक धीरे धीरे गायब हो गई। उसने आदर्श की आंखों से ईमानदारी का एक संकेत पकड़ लिया था। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे दोस्त की ठीक होने में मदद करूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति का उपकार नहीं करूंगा जो मुझ पर भरोसा नहीं करता। यह साबित करने के लिए कि आपको मुझ पर भरोसा है, आपको मुझे उसका नाम बताना होगा। मासूम दिखने के बावजूद आंचल बहुत स्मार्ट थी। उसे एहसास हुआ कि आदर्श उसका नाम बताने से डर रहा था क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे किसी का नाम बताया था तो वह व्यक्ति बेहोश हो गया था। इसलिए आदर्श को अपना विश्वास अर्जित करने के लिए उसे दूसरा नाम देना होगा। आदर्श तुरंत इस स्थिति से परेशान हो गया। उसने नंदिनी की ओर देखा जो भ्रमित दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। आंचल ने कहा, आप उससे उसकी राय पूछ सकते हैं। आदर्श वास्तव में परेशान था। आमतौर पर गर्म स्वभाव वाला आदर्श आंचल से बात करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय बस उसे डांटता रहता था। वह संभवतः आहन की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि उसने लड़की से बात करने की कोशिश जरूर की। उसमें कुछ अजीब बात थी। वह अनिश्चित था कि क्या वह उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वह केवल सावधानी से आगे बढ़ सकता था। आदर्श नंदिनी के पास लौटा और उसे आंचल के अनुरोध के बारे में बताया। वह मेरा नाम जानना चाहती है, नंदिनी ने कहा। मुझे लगता है कि
हमारे लिए यह जगह छोड़ देना ही बेहतर है। लड़की के बारे में कुछ अजीब है। जब हम कोई रास्ता सोचेंगे तो हम उससे दोबारा निपटेंगे। आदर्श को पहली बार धोखा दिया गया था, वह नंदिनी की जान को खतरे में नहीं डालेगा। क्या तुम्हें लगता है कि वह जिम्मेदार है? नंदिनी ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे विश्वास है। हो सकता है कि वह मुझे अपना नाम बताने के लिए बहका रही हो। किसी कारण से वह यह कार्य तभी कर पाएंगी जब कोई उसे लक्ष्य का नाम बताएगा, आदर्श ने कहा। मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं, नंदिनी ने कहा। ऐसा मत करो, हमें अभी भी नहीं पता कि आहन के साथ क्या हुआ है। अगर आपके साथ भी यही हुआ तो, आदर्श ने कहा। मुझे लगता है कि अन्य लोग आहन को बचाने के लिए कोई उपयोगी जानकारी नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरे नाम को चारे के रूप में उपयोग करो। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या उसने वादा नहीं किया था कि वो आहन को बचाने में हमारी मदद करेंगी? अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि दोषी कौन है, अगला कदम क्या है। रुद्री ने पहले ही उल्लेख किया है कि अजीब बीमारी हमें थोड़े समय में नहीं मारेगी, नंदिनी ने कहा। वे वास्तव में स्थिति से हैरान थे। अन्य तरीकों का उपयोग करने की तुलना में लड़की से उत्तर मांगना स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावी था। ऐसे में वह सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद को जोखिम में डालने को तैयार होगी। अगर ऐसा है तो मैं उसके बदले अपना नाम दूंगा, आदर्श ने कहा। बिल्कुल नहीं, केवल आप ही उसे देख सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वह वास्तव में अकेली है तो आप ही उससे निपट सकते हैं, नंदिनी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और सभी को हैप्पी दिवाली। मजे से पटाखे फोड़ना अगर फोड़ने होंगे। और थैंक यू।